Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. As you know that we are doing this series in which we are covering your CUET PG English Literature complete syllabus and that too only on our YouTube channel Education Pill. यहाँ पर हम आपके सब्जेक्ट की पूरी प्रेपरेशन कर रहे हैं दैट इज इंग्लिश. द क्लासेस आर अपलोडेड ऑन मंडे वेंसडे फ्राइडे. अगर बीच में कोई शेड्यूल चेंज होता है फॉर एनी रीज़न तो वो आपको हमारे ग्रुप्स पर अपडेट दे दी जाती है. इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें. वी हैव 2 टेलीग्राम ग्रुप्स. वन इज़ फॉर आवर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स जहाँ पर उनको स्टडी मटेरियल एंड डिस्कशन रूम प्रोवाइड किया जाता है. एंड दी सेकेंड ग्रुप दैट इज़ एजुकेशन पिल. इट इज़ फॉर ऑल ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स जहाँ पर आपको अगर क्लासेस में कोई अपडेट है या कोई चेंज है तो उसके बारे में आपको उस हमारे टेलीग्राम चैनल पर पता चलता है. तो जल्दी से आप दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. अब मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे हैं उन्हें बहुत क्वेरीज भी होती हैं जो वो कई बार कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाते हैं. सो यू कैन डायरेक्टली गिव अ कॉल ऑन दिस गिवन नंबर ऑन योर स्क्रीन. अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को विद द थॉट दैट कीप योर आईज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड. एज यू नो कि मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनके आंसर्स हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. कुछ बच्चों ने पिछले क्लास में मैंने कमेंट सेक्शन में देखा इसके आंसर्स दिए और कुछ बच्चों ने उसमें ना डिटेल्स भी ऐड किए. मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा. सो दिस इज़ माई लाइक सजेशन. जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट सेक्शन में तो उससे रिलेटेड जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो भी दे. इससे जब बाकी लोग पढ़ते हैं तो उनका नॉलेज भी इन्हेंस होता है एज वेल एज जब आप भी कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो एक तरीके से वो आपका भी रिवीजन है. So our first question was, which novel by Charlotte Brontë explores the themes of social class, love, morality in Victorian England? So here the right answer is option number B, that is Jane Eyre. Question number 2 says, with what cultural movement emphasizing medieval inspired architecture and art emerged during the Victorian age? So it is option number C, Pre-Raphaelite Brotherhood. Question number 3 says, which iconic detective character created by Sir Arthur Conan Doyle became a symbol of the detective fiction genre during the Victorian age? So it is option number C, Sherlock Holmes. मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको शर्लॉक होम्स पर जो एक सीरीज बनी है वो मैंने सजेस्ट की है देखने को. इट इज़ वेरी वंडरफुल सीरीज. उसका जो मेन कैरेक्टर है उन्होंने ये जो कैरेक्टर है शर्लॉक होम्स का he has performed so well that you feel like yes you are doing some justice with the literary work. तो अगर आपको समय मिलता है तो आप ये ज़रूर देखें. Then comes question number 4 which says, who authored the novel Middlemarch, a multi-layered exploration of social and political issues in provincial Victorian England? Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy or is it Charlotte Brontë? तो क्वेश्चन है कि मिडलमार्च किसने लिखा था. मिडलमार्च इज रिटन बाय ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज एलियट. इनका जो पेन नेम है वो मैरी एन इवांस है. कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है. मैरी एन इवांस का पेन नेम जॉर्ज एलियट है तो उन्होंने ये जो पेन नेम है जॉर्ज एलियट यूज़ किया था. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 says, what literary movement characterized by an emphasis on portraying everyday life and social issues gained prominence in Victorian literature? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियलिज्म. जब हम ये जो चैप्टर है विक्टोरियन एज का पढ़ रहे थे तो हमने बखूबी डिस्कस किया था कि कैसे उस वक्त के जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने वर्क्स में सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया था. उस वक्त की जो ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स थी उन पर बात की थी.
तो यहीं पर विक्टोरियन एज खत्म होता है एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न एज। मॉडर्न एज जिसका टाइम पीरियड है 1900 से 1950। सो इसकी शुरुआत होती है अराउंड अर्ली 20th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू एंड सोसाइटल चेंजेस लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम बात करें इसके लिटरेरी फीचर्स की तो सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस टाइम पीरियड के जो राइटर हैं वो नई नई टेक्निक्स अपने वर्क में यूज़ कर रहे थे जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो जो उस वक्त देखो वर्ल्ड वॉर जब हुआ ना तो राइटर्स का भी माइंड बहुत फ्रेगमेंटेड हो गया, उनके विचार उतने स्टेबल नहीं रह गए थे, बट स्टिल वॉट एवर दे वर गेटिंग इन टू देयर हेड्स दे वर पुटिंग इट डाउन इन टू द वर्ड्स। तो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, लिटरेरी टेक्निक्स में एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलती है, फेथ से लोगों का भरोसा काइंड ऑफ उठ जाता है क्योंकि चारों तरफ लोग मर रहे, कट रहे, मार धाड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो फेथ जो है वो उनमें नहीं रह गया था। फिर अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्निटी, एज यू नो कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम ले रहा था मार्केट में, किस तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो सेटअप की जा रही थी आए दिन, और इनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रही थी और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सोसाइटी में ढलने की कोशिश भी कर रहे थे। तो कुछ डिस्कनेक्शंस मॉडर्न लाइफ के साथ देखने को मिलता है। फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर्स काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने एक व्यक्ति अपने मन में क्या फ्लो ऑफ थॉट्स को रखता है, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद डिस्टोपियन थीम्स, डिस्टोपिया की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा जॉर्ज ऑरवेल का 1984 एंड एल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वेयर यू गेट टू सी कि एज कॉन्ट्ररी टू यूटोपिया यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त और बिगड़ा हुआ है। देन उस वक्त क्योंकि इतना कुछ बर्बादी हो रहा था, लोग मर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है नेचर की भी हानि हो रही थी, तो हमको सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज और मतलब जो भी इंसान गलत कर रहा है नेचर के साथ, लोगों के साथ, ठीक है, वो सभी हमको देखने को मिल रहा था इस टाइम पीरियड के वर्क्स में। अब आ जाते हैं हम इस टाइम पीरियड के नॉवेलिस्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले है जोसेफ कॉनराड। Joseph Conrad, I'm sure you must have heard about him earlier also. He was a Polish British author जो जाने जाते हैं अपने इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन के लिए। इनके अगर सबसे नोटेबल वर्क्स की बात करें तो आता है हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, द सीक्रेट एजेंट, अंडर दी वेस्टर्न आइज। हार्ट ऑफ डार्कनेस इनका मास्टरपीस कहा जाता है। ये एक नॉवेला है जो अफ्रीका में इम्पीरियलिज्म की वजह से किस तरीके से लोगों को दुख पहुंचाया जा रहा है, कैसे लोगों के बेसिक राइट्स का हनन किया जा रहा है, वो सभी इसमें हमको देखने को मिलता है। फिर लॉर्ड जिम जो कि एक यंग सीमेन की जर्नी पर आधारित है। सीक्रेट एजेंट ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। एंड अंडर वेस्टर्न आइज, this work explores the political turmoil in Russia through the eyes of a young student. तो इसको आप याद कर लीजिए कि जोसेफ कॉनराड, इसमें कोई स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, 4 फेमस वर्क्स हैं, आप इन्हें ऐसे ही याद कर सकते हैं और चारों को आप याद ज़रूर रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस इनके वर्क से आ जाता है। फिर है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जिनका पूरा नाम था एरिक अर्थर ब्लेयर, पेन नेम था इनका जॉर्ज ऑरवेल। सो ही इज़ नोन फॉर हिज सटायरिकल yet impactful वर्क्स। इन्होंने अपने वर्क के द्वारा उस वक्त जो भी गलत चल रहा था सोसाइटी में उसको सटायराइज करने की कोशिश की है एंड इनके वर्क्स आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं, आज भी उतनी ही खुशी के साथ लोग इनके वर्क्स को पढ़ते हैं। The first one is Animal Farm, which came out in 1945. This work
इट इज़ अ सटायरिकल नॉवेला, जैसे कि मैंने पहले बताया, सटायर के रूप में लिखते थे। उस वक्त की जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको ये अपने वर्क में हंसी मजाक के रूप में बताने की कोशिश करते थे। देन 1984 ये इनके वर्क का नाम है। ये एक डिस्टोपियन नॉवल है। इट एक्सप्लोर्ड द थीम्स ऑफ टोटलिटरिज्म, गवर्नमेंट सर्विलेंस एंड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये जो वर्क है ये दो तीन टर्म्स के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से सबसे फेमस है बिग ब्रदर। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये इसी वर्क का एक बहुत ही फेमस लाइन है। इसके बाद है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। ये इनका एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, जिसमें किस तरीके से उन्होंने गरीबी देखी और प्रॉब्लम्स फेस की, वो उन चीज़ों को इस वर्क के द्वारा हमको बताते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आते हैं जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस से कभी कभी डायरेक्टली नेशनैलिटी पर क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा, ही वॉज एन आयरिश मॉडर्निस्ट राइटर हु इज नोन फॉर हिज इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक्स एंड ऑल्सो फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग स्टाइल। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ फेमस है, ऐसे ही जेम्स जॉयस भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में वर्क्स लिखने के लिए फेमस हैं। इनके सबसे फेमस वर्क है डबलाइनर्स। ये एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था, जिसमें हर दिन इंसान कैसे रहता है, क्या महसूस करता है, डबलाइनर्स उस जगह के लोग पर्टिकुलरली, उसको इन्होंने बताने की कोशिश की थी। ये वर्क इसीलिए भी फेमस है क्योंकि हम इससे ह्यूमन नेचर के बारे में, उसके काफ़ी लाइफ से जुड़े एस्पेक्ट्स के बारे में हमको पता चलता है। फिर है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था, जिसमें हमें जेम्स जॉयस का इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब है यूलिसेस। यूलिसेस 1922, इसे जॉयस का मास्टरपीस भी कहा जाता है। दिस वर्क फॉलोज द इवेंट्स ऑफ अ सिंगल डे इन डबलिन। अच्छा देखो, डबलाइनर्स, डबलिन, यूलिसेस, तो इनमें कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप डबलिन याद रखिएगा कि यूलिसेस जो है उसमें डबलिन की एक दिन की कहानी है। डबलाइनर्स वर्क याद रखिएगा। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन तो इनका सबसे फेमस वर्क है, वैसे भी आपको इसे याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अब आती है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ एक प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर थी, एंड शी इज नोन नॉट ओनली फॉर हर वर्क्स that she wrote in the stream of consciousness, but also that he quoted some really famous female नॉवलिस्ट। जैसे कि इनका जो वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, इसमें इन्होंने एफ्रा बेन की तारीफ की है। इनका जो वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको ना सिर्फ इन्हें ऐसे याद रखना है कि इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चीज़ें लिखी, बट ऑल्सो शी पेन डाउन सम रियली अमेजिंग वर्क्स फ्रॉम अदर जॉनरास एज वेल। इनके स्पाउस जो थे वो लियोनार्ड वुल्फ थे, एंड अगर लियोनार्ड वुल्फ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो जनरली यही आता है कि इन्होंने वर्जीनिया वुल्फ के साथ मिलकर एक प्रेस शुरू किया था। अब अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो मिसेस डेलोवे, जिसे लिखा गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, एंड ये क्लैरिसा डेलोवे जो कि एक हाई सोसाइटी वुमेन है, उसकी लाइफ के एक दिन के बारे में हमको इस वर्क से पता चलता है। देन कम्स टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस वर्क ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उसकी बात करता है। ऑरलैंडो एक ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल था विच स्पैन्स सेंचुरीज and explored themes of gender identity and societal norms। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वर्जीनिया वुल्फ ने ना सिर्फ एज अ राइटर अपने वर्क्स को लिखा, उन्हें पब्लिश किया, बल्कि उसमें जो जेंडर आइडेंटिटी है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, उनको भी एड्रेस किया। अब आते हैं जी.एच. लॉरेंस। जी.एच. लॉरेंस एक प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर थे। सबसे ज़्यादा इनके नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज के लिए इन्हें जाना जाता है। अगर मैं बात करूं इनकी मास्टरपीस की तो सबसे पहले है लेडी चैटरलीज लवर। ये एक कंट्रोवर्शियल वर्क था, उस वक्त उसको बहुत क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। देन वी हैव सन्स एंड लवर्स। Sons and Lovers, often quoted as his autobiographical novel, it delves into the complexities of family relationships. इसके बाद आते हैं एल्डस हक्सले।
एल्डस हक्सले ब्रिटिश राइटर थे, जैसे कि मैंने बताया। इन्हें जाना जाता है सबसे ज़्यादा इनके फेमस डिस्टोपियन नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए, विच एक्सप्लोर्ड अ फ्यूचर सोसाइटी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड कंडीशनिंग। इसके बाद आते हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स को आप एज अ साइंटिफिक पर्सन याद रखिए। इनके काफ़ी सारे वर्क्स के जो नाम हैं वो साइंस से रिलेटेड हैं, वो साइंटिफिक थीम्स से डील करते हैं। इनका सबसे फेमस वर्क की अगर मैं बात करूं तो वो है द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, एंड ऑल्सो यू कैन रिमेंबर द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। देन कम्स रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जिन्हें इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिया इन बॉम्बे, एंड देन ही ऑल्सो रोट दिस रियली अमेजिंग वर्क नोन एज द जंगल बुक। द जंगल बुक एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का विच वॉज सेट इन द इंडियन जंगल। इसका जो कहानी है जिसका प्रोटैगनिस्ट मोगली रहता है, विच वॉज रेज्ड बाय वुल्व्स, तो ये बहुत ही फेमस रहा है बच्चों के बीच हमेशा से। इसके अलावा किम वॉज अ नॉवल विच फॉलोड द एडवेंचर्स ऑफ एन orphaned boy in British occupied India. Then The Man Who Would Be King, ये एक नॉवेला था। एंड इफ इनकी एक बहुत ही फेमस पोअम थी। तो अब देखो ऐसे याद रखो कि रुडयार्ड किपलिंग एक बार जंगल में गए तो दी जंगल बुक, वहां उन्हें किम मिला। किम जो है वो उस जगह का राजा बनने वाला था, द मैन हु वुड बी द किंग। तो ये तीन ऐसे याद रख लीजिए। एंड देन यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इफ वॉज अ पोअम। ओके, देन कम्स सैमुअल बटलर। Samuel Butler was an English author and satirist. His notable works include Erewhon and Life and Habit. If you remember, so he has written these two works, Erewhon and Life and Habit. ये एक satirical novel था which explores a fictional society where machines are banned, anticipating discussions on artificial intelligence and societal control. इसके अलावा इनका एक और वर्क है द वे ऑफ ऑल फ्लैश। द वे ऑफ ऑल फ्लैश भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट हिज मास्टरपीस तो ये है एरवॉन एंड देन लाइफ एंड हैबिट। आफ्टर दैट कम्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं। इन्होंने इनके जो वर्क्स हैं, अगर मैं कहूँ तो 4-5 वर्क्स इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज नॉट ओनली अ वेल नोन नॉवलिस्ट बट उनके वर्क्स इमॉर्टल हैं, आज भी फेमस हैं। ऑलमोस्ट सारे वर्क के नाम आपको याद रखने हैं। So first one is Pygmalion. Pygmalion एक critically acclaimed play था. It addressed the social class and language. अच्छा, कई बार मैंने बताया nationality से question आता है. So you can remember that he was born in Dublin, Ireland. He also worked as a critic and then he gained fame as a playwright. मैंने novelist कहा कि well उन्होंने हर genre में कुछ ना कुछ लिखा था. But yes, as a playwright he was mostly famous. मैन एंड सुपरमैन ये एक कॉमेडी थी। आर्म्स एंड दी मैन ये तो कुछ बच्चों के उसमें भी रहा होगा, सिलेबस में भी रहा होगा। इसकी कहानी भी, इसके कैरेक्टर्स भी काफ़ी फेमस हैं। देन सेंट जॉन। सेंट जॉन जो है वो जॉन ऑफ आर्क की कहानी बताती है। जॉन ऑफ आर्क के ऊपर 3-4 फेमस वर्क्स भी लिखे जा चुके हैं। अब आते हैं J.M. सिंच। इनको जब मैंने पढ़ा था अपने टाइम पर, इनका राइडर्स टू द सी हमारे BHU के सिलेबस में था। आई रियली डिडंट लाइक इट बट देन क्योंकि उस वक्त लिख दिया और हो सकता है उस वक्त लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी हो तो काफ़ी फेमस भी हो गए थे। खैर ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट एंड पोएट। इनके 2 वर्क बहुत फेमस हैं। एक तो राइडर्स टू द सी, ये एक 1 एक्ट प्ले है। ये एक ट्रेजिडी थी जो कि काफ़ी मतलब अजीब सी मुझे लगी बट देन यस उस वक्त क्योंकि वैसी थीम्स ही चल रही थी, दे वर प्रेवलेंट इन दोज टाइम्स। तो राइडर्स टू द सी एंड देन द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सबसे फेमस प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ही है। राइडर्स टू द सी भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में
है। अब आते हैं पोइट्स। पोइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हैं W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन एक रिनोन्ड एंग्लो अमेरिकन पोइट थे। अगर बात करें हम इनकी सबसे फेमस वर्क की तो वो है द शील्ड ऑफ एचलीज, September 1, 1939, एज ऑफ एंजाइटी जो कि एक लॉन्ग पोम थी, एंड फ्यूनरल ब्लूज। तो ये 4 वर्क्स आप इनके याद रखिएगा। ऑल्सो द अननोन सिटीजन। द अननोन सिटीजन एक सटायरिकल कॉमेंट्री थी ऑन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्फॉर्मिटी। W.H. ऑडेन के वर्क्स में आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैंने सिर्फ नाम बोले उन वर्क्स के, बिकॉज विद ओनली द नेम्स यू विल डू इट, डिटेल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जहां आएंगे मैं खुद से बता दूंगी। अब आते हैं विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स की आपको नेशनैलिटी याद रखनी है, ठीक है, आयरिश नेशनलिज्म। ही एक्सप्लोर्ड इन थीम्स लाइक ईस्टर 1916। तो ये अपना जो नेशनैलिटी थी उसको उन्होंने एक्सप्लोर भी किया इन पोम्स लाइक ईस्टर 1916। इसके अलावा इनकी पोम्स में थीम आपको माइथोलॉजी देखने मिलेगी, सिंबलिज्म देखने को मिलेगा, रोमांटिक लव देखने को मिलेगा, जैसे कि पोम लाइक व्हेन यू आर ओल्ड। दी एबे थिएटर, दी एबे थिएटर इन्होंने बनाया था अलॉन्ग विद लेडी ग्रेगरी एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी फेमस। लिटरेरी रिवाइवल में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1923 फॉर हिज पोइटिकल वर्क्स। अब अगर हम बात करेंगे सबसे फेमस वर्क की तो पोइट्री में इनका दी सेकेंड कमिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड देन लीडा एंड दी स्वान। इफ आई टॉक अबाउट द प्लेस तो दी काउंटेस कैथलीन एंड दी लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर इज वेरी फेमस। अब आते हैं विल्फ्रेड ओवन। सो राइट, यहाँ मैं आपको कुछ बता देती हूँ। कुछ राइटर्स थे, स्टूडेंट्स, जिन्हें वॉर पोएट्स कहा जाता था बिकॉज बेसिकली अर्लियर दे वर सोल्जर्स। ये पहला रीज़न है क्यों उन्हें वॉर पोएट्स कहते हैं। देन ये जो वॉर पोएट्स थे इनकी थीम्स भी अराउंड वॉर ही होती थी। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ह्यूमैनिटी और लड़ाइयाँ, खून खराबा, उससे परिणाम जो है उन सभी चीज़ों के ऊपर इन लोगों ने लिखा था। तो वॉर पोइट्स में सबसे पहले हैं विल्फ्रेड ओवन। विल्फ्रेड ओवन की एक पोअम है स्ट्रेंज मीटिंग, बहुत फेमस और बहुत सुंदर कविता है, आप ज़रूर इसे पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा सीट्राइट सेशून, इनका दी जनरल एंड सुसाइड इन दी ट्रेंचेस, दोनों ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। देखो जैसे कि यहाँ डिटेल्स में भी लिखा है, ही was also World War I soldier, initially glorified war in his poetry but later turned anti-war। तो शुरुआत में क्योंकि ये सोल्जर रहे तो इन्होंने वॉर की तारीफ लिखी, बट बाद में जब परिणाम देखा तो फिर इन लोगों ने यही बताया कि कैसे जो वॉर है वो कभी किसी के अच्छे के लिए नहीं होता है, एंड वॉर ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शंस। अब आते हैं मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट वॉर पोइट जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक जो है इनको उस वक्त का वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन भी कहा जाता था। एंड रूपर्ट ब्रूक की एक बहुत ही प्यारी कविता है द सोल्जर। इसके अलावा दी ओल्ड विकरेज एंड ग्रेंचेस्टर भी है, बट आई सजेस्ट आप दी सोल्जर नोट डाउन करें एंड याद भी रखें, ये इनका सबसे फेमस वर्क था। देन वी हैव डिलन थॉमस। Dylan Thomas is very famous for his work, The Portrait of the Artist as a Young Dog। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था यंग मैन, यहाँ है यंग डॉग। कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्लियर रखना है दैट दिस वर्क इज रिटन बाय डिलन थॉमस एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जहाँ पर थॉमस अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस को बताते हैं। इसके अलावा 18 पोम्स, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है बट सिंस ये उनका डेब्यूट पोइट्री कलेक्शन था मैंने इसे इंक्लूड किया। इसके अलावा डेथ्स एंड एंट्रेंसेस, ये एक और अनदर लाइक सिग्निफिकेंट पोइट्री कलेक्शन है। इट ऑल्सो डेल्स इनटू द ह्यूमन कंडीशन एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि वर्ल्ड वॉर उस वक्त की मेजर थीम्स में से एक था तो ऑलमोस्ट हर फेमस राइटर ने कुछ ना कुछ उससे अफेक्ट होके लिखा है। फिर अंडर मिल्कवुड। अंडर मिल्कवुड एक रेडियो प्ले था, दो नॉट वेरी फेमस,
बट यस, आप याद रख सकते हैं पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज अ यंग डॉग एंड डेथ्स एंड एंट्रेंसेस। इसके बाद आते हैं टी एस एलियट, थॉमस स्टर्न्स एलियट। इनका सबसे फेमस वर्क आई एम श्योर आप जानते ही होंगे, दी वेस्टलैंड है। दी वेस्टलैंड से अभी रिसेंटली पीएचडी एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आया था। टी.एस. एलियट लाइक हमेशा रेलिवेंस रखने वाले कवि हैं। इनकी पोएम्स एज वेल एज इन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इनका वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। ये ग्राउंड ब्रेकिंग पोम था। इट एक्सप्लोर्ड द इनर थॉट्स एंड एंग्जाइटीज ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट, जो कि जो वर्क है ये एक तरीके से उसके साइकी में घुसकर वो क्या सोचता है वो हमें बताता है। इसके बाद है द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड तो इनका मास्टरपीस है एंड अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप वेस्टलैंड को डिटेल में जाकर भी ज़रूर पढ़ें। द हॉलो मैन इनका एक और सिग्निफिकेंट पोम है। इसमें थीम्स थी स्पिरिचुअल डिसोलेशन की एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉरल डिके। बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है बट हाँ, आप इसको याद रख सकते हैं कि इसमें एक मेमोरेबल लाइन थी, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट विद अ whimper। फिर एश वेंसडे वॉज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड 4 क्वार्टेट्स। ये मैंने स्पेशली इंक्लूड किया है, बहुत लोग नहीं जानते हैं दैट दिस वर्क इज रिटन बाय हिम। अब बारी आती है हमारी डेली एमसीक्यूज की। इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई लव टू रीड योर रिप्लाईज एंड आई वांट कि आप जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी भी आंसर से रिलेटेड आपको याद आती है वो आप ज़रूर बताएं, इससे आपको ही मदद मिलेगी और बाकी लोग भी जो आपकी चीज़ रीड करेंगे उनको भी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, who is considered a key figure in the modernist literary movement? Is it William Wordsworth, T.S. Eliot, Jane Austen, or is it D. Charles Dickens? Question number 2 says, which novel is often regarded as a landmark work in the stream of consciousness narrative style during the modernist era? Question number 3 says, which literary movement emphasized the expression of subjective experience, individualism, and a break from traditional forms? Question number 4 says, who is the author of Brave New World, a dystopian novel exploring the consequences of a society driven by technology and social control? Then comes question number 5, which says, which poem by T.S. Eliot is often considered a landmark of modernist poetry, utilizing fragmented language and diverse literary allusions? तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं एंड जितने भी बच्चे आज क्लास देख रहे हैं, इट इज़ सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि अब समय काफ़ी कम बचा है आप लोगों के पास, तो अपना रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जारी रखिए। अब समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। इफ़ यू आर वॉचिंग मी then it's a humble suggestion to not waste time now because you don't have time। अभी कुछ दिन मेहनत से पढ़ लीजिए, इसके बाद आराम से अच्छे कॉलेज में फिर चिल करिएगा, बट अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दी बेल आइकन, लाइक द वीडियो अगर आपको इससे मदद मिली हो, एंड डू नॉट लीव विदाउट गिविंग योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एज आई ऑलवेज टेल यू, आपके फीडबैक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। सो डू नॉट गो बिफोर So do not go without leaving your feedback in the comment section, and also do share it with someone if you know that who is preparing for CUET PG English exam. Thank you very much. We will soon meet next in our next class.